नमस्कार, मैं घनश्याम सैनी, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाकरा, भीलवाड़ा से। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स की अपन ने 2 क्लासें हुई हैं केमिकल काइनेटिक्स की। भाग प्रथम में अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया वेग, और भाग द्वितीय में अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि। अब मैंने जैसा कल आपसे वादा किया था कि अपनी केमिकल काइनेटिक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में अपनी तीसरी कक्षा जो होगी वह है न्यूमेरिकल्स आधारित कक्षा होगी, जिसमें इससे संबंधित हर प्रकार के जितने भी प्रकार के सभी संभव न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आपके सामने रख करके उन्हें सोल्व किया जाएगा, ताकि अपने किसी भी प्रकार की कोई न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी ना रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली जो आती है और सबसे सिंपलेस्ट और अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में, विभिन्न कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक पूछे जाते हैं। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इन सभी के वेग नियतांकों के मात्रक पूछे जाते हैं। तो मात्रक के लिए अपन ने निकाला है, इनके लिए पहली क्लास में ही अपना हुआ था कि मोल प्रति लीटर के ऊपर अपन ने लिखा 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? अपने भाग प्रथम केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा निकाला हुआ अपना आराम से। यदि अपन भाग प्रथम पुनः एक बार आप समराइज कर लें, उसे रिवाइज कर लें, अपने को पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से आया है। तो यहाँ मोल प्रति लीटर 1 - n पावर है और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ देखिए 1 - n जो मैंने पावर के रूप में लिखा है, यहाँ n है कोटि, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर यदि n का मान अपन रख दें, जैसे शून्य कोटि के लिए पूछे कि शून्य कोटि का वेग स्थिरांक मात्रक क्या रहेगा, तो n की जगह पर अपन रखेंगे 0। तो 1 - n तो 1 ही रह गया। तो मोल लीटर, फिर नीचे से ऊपर गया, इनवर्स हो गया, तो मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है। फिर अपन बात करें नंबर 1 की कि भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया का, तो 1 - n की जगह 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 0, 0 होते किसी भी मात्रा पर यदि घात 0 हो, कोई भी डाटा हो, कोई भी आंकड़े हो, उनके ऊपर यदि घात के रूप में 0 है तो उसका मान यूनिट हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मोल प्रति लीटर हो गया 1, और ये सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रा क्या रह जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए? सेकंड इनवर्स। इसे अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से भाग प्रथम में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि केमिकल काइनेटिक्स में अपने को कौन कौन सी न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तो वो सारी मैंने एग्जाई कर दी हैं। तो ये रही अपनी पहली प्रकार की समस्या। मेरे ख्याल से आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कंप्लीट है। सेकंड अपन लेते हैं अर्धायु। तो अर्धायु के लिए जो शून्य कोटि अभिक्रिया उसके लिए A/2K, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया उसके लिए 0.693/K। अब यहाँ एक चीज मैं आपको विशेष तौर से बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं हैं, वो तमाम रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। इसलिए यदि कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया का नाम आता है तो अपने स्वतः माइंड में आ जाना चाहिए कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो इसको भी अपन ने निकाल लिया था, 0 ऑर्डर के लिए अर्धायु काल और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्धायु काल। इनके के मान भी अपने निकाले हुए हैं, के, और इसका भी निकाला हुआ है। तो ये डाटाज अपने मैंने सामने आपके रख दिए। अब आ रहा है एक महत्वपूर्ण औसत आयु। कई दफा पूछ लेते हैं औसत आयु क्या होगी, तो औसत आयु को टो से निरूपित कर रहे हैं यहाँ पर। ये है टो। टो इक्वल टू होता है मतलब वेग नियतांक का व्युत्क्रम होता है, यानी टो इक्वल टू 1/K, जिसे अपन ने वेग नियतांक कहा है, वेग स्थिरांक कहा है। अब प्रथम कोटि की अर्धायु व औसत आयु में संबंध है यहाँ पर। प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसकी अर्धायु और औसत आयु, टो है, यह औसत आयु है, T½ है, अर्धायु है, यानी जो औसत आयु है वह 1.44 गुणा T½ होता है। तो अर्धायु का और तो औसत आयु और अर्धायु है T½ का, दोनों के बीच में रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, टो बराबर 1.44 T½ अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन और इसे हल करते हैं। यहीं से अपन शुरुआत कर रहे हैं अपन न्यूमेरिकल की। अब लीजिए, अपने मैंने लिखा यदि कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया
जिसके लिए टी हाफ इक्वल्स टू दिया हुआ है, मान लीजिए 1600 ही है। टी हाफ का मान दिया है 1600 साल, यानी 1600 साल उसको अपघटित होने में आधा अपघटित होने में लग जाता है। तो उसका औसत आयु पूछ रहा है अगला, तो अपन क्या लिखेंगे, औसत आयु टो इक्वल्स टू 1.44। अब यहां मैंने बोला है कि कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रिलेशन है ही अपने पास, तो टो इक्वल्स टू 1.44 इंटू 1600 ईयर। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आएगा लमसम 0.8 ईयर, 2308.8 साल, इतने वर्ष उसकी औसत आयु होगी। ये एक अलग प्रकार का अपना, यानी तीसरे प्रकार का जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी इस केमिकल काइनेटिक्स में, वो है औसत वेग। और अगली प्रकार की जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स होंगी वो कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया अगला दे दे कि भाई कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि प्रकार की है, और उस अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी एक अभिक्रिया है जो द्वितीय कोटि की है, अब यदि उसमें अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दें या 4 गुनी कर दें और या आधी कर दें तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपन, जैसे अपन ले लेते हैं कि भाई ए है, यहाँ उत्पाद में बदल रहा है, तो इसके लिए वेग क्या रहेगा। तो वेग अपन ने निकाला हुआ है कि ये ए की सांद्रता, अब यहाँ पर वो मान रखना जो अगला कह रहा है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोल रहा है तो 2 रखो, प्रथम कोटि बोल रहा है तो 1 रखें, शून्य कोटि बोल रहा है तो 0 रखें, जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा रख दें। अब अपन लेते हैं इसका आगे का सवाल कि अब कह क्या रहा है। पहले कह रहा है कि दुगुनी यदि कर दी जाए तो ए की मात्रा क्या कर देंगे, डबल 2a, तो a की जगह पर अपन रखेंगे 2a की पावर 2, कितना हो गया 4। और इसका मतलब क्या रह गया, वेग कितना बढ़ गया 4, यानी पहले जो a था यदि उसकी मात्रा दुगुनी कर दी जाए, अभिक्रिया की कोटि द्वितीय हो तो वेग कितना हो जाएगा 4 गुना। इसी प्रकार से आधा कर दिया जाए तो a बराबर क्या हो गया a/2, आधा हो गया। तो यहां पर वही मान रखें कि 1/2a, तो क्या रह गया 1/4, यानी 1/4 मान हो जाएगा वेग का। तो ये एक चौथे प्रकार की जो प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलेगी न्यूमेरिक प्रॉब्लम, वो है। नेक्स्ट लेते हैं अपन वो इस रूप में भी हो सकती है, अगला हो सकता है टेबल के रूप में दे दे अपने को, या फिर सिंपली इस प्रकार से 4-5 आंकड़े देगा प्रयोग के रूप में लिखे हुए, और ए और बी जो क्रिया कारक हैं और डी का निर्माण हो रहा है या सी का निर्माण हो रहा है, तो इन दोनों की अलग अलग सांद्रताओं के मान देगा और उस मान पर इसके अभिक्रिया वेग क्या क्या रहेंगे वो मान दे सकता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने पास अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला है, अभिक्रिया वेग बराबर के क्रिया कारक कौन से हैं, ए है और बी है, 2 क्रिया कारक है, तो 2 क्रिया कारक ले लिए अपन ने और इनके ऊपर यहाँ रख दिया अपन ने, मान लीजिए यहाँ P रख दिया और यहाँ Q रख दिया। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनमें अगला या तो पूछेगा K का मान या पूछेगा अभिक्रिया की कोटि। तो प्रमुखतः इस प्रकार के प्रश्नों में अभिक्रिया की कोटि पूछी जाती है कि भाई A के लिए किस कोटि की अभिक्रिया है और B के लिए किस कोटि की अभिक्रिया है। जैसे ये टेबल दी हुई है और इस टेबल को देख करके प्रश्न दे देगा कि कोई अभिक्रिया A प्लस B और चेंज हो रही है, A प्लस B से बन रहा है D, हेतु विभिन्न सांद्रताओं के मान और अभिक्रिया वेगों के मान दिए गए हैं, तो A व B के संदर्भ में कोटि और संपूर्ण अभिक्रिया के संदर्भ में यह अभिक्रिया किस कोटि की है बताइए, ऐसा प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना बहुत आसान है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना चाहे कितनी बड़ी टेबल दे।
अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला अपने पास है कि a की पावर जो भी उसकी कोटि होती है वो तो अपने लिए अभी अज्ञात है, तो p लिख दिया, b की पावर q लिख दिया। p और q के मान अपने को निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका विशेष ध्यान से स्टडी करेंगे। a और b जो क्रियाकारक हैं उनमें से दो डाटा अपने को ऐसे लेने हैं कि उनमें किसी एक क्रियाकारक की सांद्रता दोनों आंकड़ों में बराबर हो, किसी एक क्रियाकारक की। तो यहां देखिए बिल्कुल आसानी से आप पहचान पा रहे हैं, इसको देखिए आप 0.3 0.3 एक ही सांद्रता दोनों आंकड़ों में बराबर है। तो यहां चेंज, इसका मतलब ये तुलना अपन यहां पर तुलना के लिए इसको ले सकते हैं, यानी सेकंड और थर्ड जो है उसे अपन ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिया जा सकता है? b का ले सकते हैं। b की 0.1 यहाँ है और यहाँ 0.1 है, तो तुलना किसकी करवा सकते हैं? 1 और 4th की करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? अभी जैसे मैं ले रहा हूँ सेकंड और थर्ड लिया मैंने, तो सेकंड और थर्ड लेकर के बनाते हैं इसको। चलिए, तो अभिक्रिया वेग के एक की समीकरण नंबर 2 के लिए ले लीजिए एक बार। समीकरण 2 के लिए क्या रहेगा? a की सांद्रता 0.3, ऊपर p, b की सांद्रता 0.2, ऊपर q, और यहां मान दिया हुआ है अभिक्रिया वेग का। जो मान अभिक्रिया वेग है ये मान रख दिया अपन ने 7.2 इंटू 10 की पावर -2। फिर तीसरा समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 3, ये रहेगा कि वही के 0.3 वैसा का वैसा यही है। फिर नेक्स्ट लेते हैं 0.4, ये q, और 2.88 इंटू 10 की पावर -1। अब इन दोनों की तुलना करवा देते हैं। तो तुलना मैं यही करवा रहा हूं, ये लो साहब तुलना। k से k कट गया, 0.3 से 0.3 कट गया, और अपने पास अभी जो बचा वो बचा है 0.2 अपॉन 0.4 की पावर q बराबर, इसे भाग दें 7.2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2.88 इंटू 10 की पावर -1। तो इस स्थिति में यहां अपने पास मान आने वाला है 2.5। इसके पश्चात देखिए 7.2 इंटू 10 की पावर -2, इसे अपन ने हल किया तो 7.2 अपॉन 28.8, और यहां से बच गया अपने पास 1/2 की पावर q। इसे हल करें अपन तो 1/4, 1/2 की पावर q। अब देखिए q का मान अपने को क्या करना है? q का मान वह मान करना है ताकि 1/2 है वह 1/4 के बराबर हो जाए, यानी 1/2 को क्या करना है? 1/4 बनाना है। तात्पर्य ये रहा, इसे स्क्वायर कर दें, यानी q = 2 कर दिया जाए तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4 एक के बराबर हो गया, दोनों के दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब q के संदर्भ में, यानी q का संदर्भ किससे था? b के लिए था q का, तो q के संदर्भ में यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया चलेगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार से अब अपन a के लिए लेते हैं। a के लिए लिया तो वही b के दो मान, अब 1 और 4th की तुलना करेंगे। जैसा अपन थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था अपने को, दो मान समान लेने हैं किसी भी एक क्रियाकारक के। एक बार ऐसा हो जाए तो फिर आसानी से इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं। अभी अपन लेते हैं 1 और 4th। तो अपन ने लिया समीकरण 1 के लिए लिख रहे हैं अपन के 0.1 की पावर p, 0.1 की पावर q = 6.0 इंटू 10 की पावर -3, और 4th के लिए लिख रहे हैं अपन के 0.4 p, 0.1 q, 2.44 इंटू 10 की पावर -2। ये लिख दिया अपन ने इसके लिए। अब इसको आगे बढ़ाएं अपन, तो अपने को पता है कि q तो q वैसे ही अपन ने ज्ञात कर लिया। यदि ना भी बराबर होता तो भी अपन कर सकते थे, क्योंकि q की वैल्यू आ गई अपने पास में। अभी इक्वल है तो कहीं समस्या ही नहीं है, वापस तुलना करवा दी तो अपने पास बच गया यहाँ पर 0.1 अपॉन 0.4 की पावर बच गया q, यह बराबर है 0.6.0 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2.44 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है इसका मान,
ये 1/4 आ गया और ये रहेगा 1/4 P। अब 1/4 बराबर है, तो P की वैल्यू कितनी रखें? P की वैल्यू 1 हो गई साहब। तो इस संदर्भ में ये हो गया, यानी A के संदर्भ में अब ये कौन सी कोटि अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो A के लिए अपन ने निकाल लिया प्रथम कोटि, B के लिए निकाल लिया द्वितीय कोटि। तो कंप्लीट अभिक्रिया कौन सी हो गई? कितनी कौन सी कोटि की हो गई? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो एक प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये हो सकती है अपने लिए। क्या करना है, एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। जो भी टेबल है उस टेबल में प्रत्येक क्रिया कारक को देखो और वो लाइन पकड़ो जिसमें एक क्रिया कारक के दो डाटा एक जैसे हैं। जैसे मैंने A को लिया, A में दो डाटा 0.3 0.3, मतलब ये काटने का काम आएगा, तो बचेगा क्या? B बचेगा। B में देखा मैंने 0.1 0.1, ये दो डाटा ले लिए मैंने, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, A का मान आ जाएगा। एक में ये दोनों समान है, A कट जाएगा, B का मान आ जाएगा। तो डिवाइड कर लेंगे, भाग दे देंगे और P और Q का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये रही अपनी पांचवी प्रकार की प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट है अपनी ताप गुणांक को लेकर की जो प्रॉब्लम होती है वो वाली। ताप गुणांक की प्रॉब्लम भी अपन ने लिखी थी वहां पर, जब अपन ने केमिकल काइनेटिक्स का भाग सेकंड पढ़ा था, उसमें ताप का प्रभाव अपन ने पढ़ाया। तो ताप के प्रभाव की जो प्रॉब्लम है वो अपन सोल्व करते हैं यूं। ये ताप गुणांक ये बराबर होता है 2 की पावर डेल्टा T अपॉन 10, यानी प्रत्येक 10 डिग्री के ऊपर तापमान क्या है? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो अपन कितना ले रहे हैं? 2 गुना। तो हमेशा 2 गुना लेना है, जब तक अगला ना कहे कि 3 गुना बढ़ गया तब तक हमेशा बाय डिफॉल्ट 2 ही लेना है। अब अपन ने लिखा है कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इसका मतलब 20/10, तो 2 की पावर 2 4 गुना वेग बढ़ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स अपने पहले हो चुके हैं सेकंड वाले केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड भाग में। तो ये रही अपनी छठे प्रकार की प्रॉब्लम्स। अब सातवें प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है जिसमें अपन K का मान ज्ञात करते हैं। अर्धायुकाल बिल्कुल सीधे सीधे डाटा दिए हुए होते हैं, प्रारंभिक मात्रा दी हुई होती है सांद्रता, और T समय बाद की सांद्रता दी हुई होती है। उनको कैलकुलेट करके अपन K का मान निकाल लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जो अगली प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी है वो ये है कि भाई सकरण ऊर्जा, यानी जहां पर भी अपना आरएनएस इक्वेशन लगनी है, आरएनएस इक्वेशन में एक तो सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं आरएनएस का एक ही ताप के ऊपर या दो अलग अलग ताप के ऊपर किसी अभिक्रिया का अध्ययन किया हुआ होता है, और तो उन तापांतरों को लेकर एक समीकरण दिया गया है जिसे log K2/K1 बराबर EA 2.303 R 1/T1 - 1/T2। ये वही आरएनएस का समीकरण है, लेकिन उसका T1 और T2 ताप के ऊपर तुलना करते हुए log K2/K1 किया गया। जैसे मैं यहाँ प्रश्न लिखा है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस लिखा था, यहाँ पर मैंने इसको साथ में 300 केल्विन लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि आरएनएस में जो तापमान है वो परम ताप है, यानी केल्विन में लेना हमेशा। तो 27 डिग्री में 273 और जोड़ दिया, 300 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना 273। फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 1.3 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स तथा 2.6 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अपने पास वो फॉर्मूला log K2/K1 बराबर EA सेकंड ऊर्जा है 2.303 R, गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसका मान होता है। T1 तापमान 300 है, T2 तापमान 310 है। मान रखा, मान रख करके अपन ने EA ज्ञात कर लिया और फाइनल रिजल्ट रहेगा अपने पास 5.36 × 10⁴ जूल मोल इनवर्स। तो एक प्रकार की समस्या अपने पास ये हो सकती है। एक जो कॉमन प्रकार की प्रॉब्लम इस चैप्टर में देखने को मिलती है वो ये होती है कि जैसे प्रथम कोटि है, शून्य कोटि है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए कुछ एक वियोजन की मात्रा दे देते हैं और अर्धायुकाल पूछ लेते हैं या K का मान पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनमें बस थोड़ा सा अपने को माइंड में रखना होता है कि यहाँ पर कभी भी उत्पाद का मान नहीं अगले को रखना होता है। अगला कह देता है कि इतनी मात्रा में उत्पाद बन गया, तो उत्पाद से मतलब नहीं है, उत्पाद के बाद में जो शेष बचा हुआ है अपने को उससे मतलब है। प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता
यहाँ पर ये वाली चीज प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, टी हाफ ज्ञात करना है। तो कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे उसमें के का मान पूछे या नहीं पूछे, अपने तो गांठ बांध लो एक बात की, मुझे के ज्ञात करना है। तो के ज्ञात करेंगे, सबसे पहले के का फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अब a है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ दी भी नहीं है तो अपने 100 मान लो। कई जगह आपको 1 माना हुआ मिलेगा, दूसरी जगह जैसे 30 है तो यहाँ पर 0.3 भी मिल सकता है। तो इससे कहीं अपने को मन में कोई अलग से विचार नहीं आना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि इस प्रकार से ये कैसे हो रहा है, दोनों में रिजल्ट सेम ही आना। वो दशमलव में ले रहे हैं, अपन सीधा 100 में ले सकते हैं, तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। a माइनस एक्स यानी शेष कितना बचा, अक्ष जो वियोजित हो गई, तो अक्ष का मान है वियोजित की, तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70। तो ये मान यहाँ रख देते हैं 2.303 अपॉन 40, टी टाइम दे रखा है, और log 100 अपॉन 70। इसे हल कर लेंगे log को, और देखिएगा यदि log आपको हल आराम से आप कर पा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, फिर भी यदि log में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक क्लास log की हो जाएगी, बहुत ही शॉर्ट log है, और बहुत शॉर्ट क्लास में, एक छोटी सी क्लास में log पूरे के पूरे अपने को आराम से निकालने आ जाएंगे। आराम से log टेबल अपन चेक कर सकते हैं, और जब इसका मान अपन निकालते हैं कैलकुलेशन करते हुए, तो नीचे की तरफ यहाँ जो मान रखा जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 8.92 इंटू 10 की पावर 3, ये के का मान आ गया। अब टी हाफ लगा लीजिए फॉर्मूला, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये टी हाफ का फॉर्मूला होता है। तो 0.693 अपॉन के का मान रख देते हैं अपन 8.92 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 77.7 मिनट। तो देखिएगा इस मान के साथ में अपना ये अर्धायु काल भी ज्ञात हो जाता है। तो ये तो थी बहुत अलग अलग प्रकार की केमिकल काइनेटिक्स में आने वाली न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स का अपन ने कोशिश करी है सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करने की। फिर भी यदि कोई अलग से प्रॉब्लम्स आपके पास हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, उसका समाधान यहाँ 100% किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।